हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ यूपीएसआई 2020 से संबंधित एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो 14वां वीडियो है मूल विधि का। इससे पहले भी मैंने सारे 13 वीडियोज़ बनाए हुए हैं, तो उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। उनके लिए जो प्लेलिस्ट है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। उसमें आपको यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित 2 वीडियोस मैंने बनाए हैं। उसमें हमने 100 क्वेश्चंस को कवर अप किया था। अब मैं जो है 101 से लेके बाकी के 50 क्वेश्चंस को डिस्कशन करूंगा। और आज मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है एक्ट, वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अधिनियम की बात करेंगे हम, जो कि होगा आरटीआई यानी जन सूचना का अधिकार 2005। ठीक है, तो उस पर भी वेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। मानव अधिकार से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मानव प्राणी हकदार हैं। भारतीय संविधान में इन अधिकारों को सुरक्षा किस अध्याय में प्राप्त है? तो ये दोस्तों है वो है मौलिक अधिकार में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, यूएनओ महासभा में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किस सन में सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? तो दोस्तों, ये किया गया था 1948 के अंदर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूएनओ चार्टर में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किन अनुच्छेदों में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 2 से लेके 21 तक। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, ये जो भारत ने हस्ताक्षर किए थे वो 1948 के अंदर कर दिए थे। यानी 1948 में बना था, तो उसी समय भारत ने उस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकारों में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन निम्न में से कौन से हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स और ह्यूमन राइट वॉच, ये तीनों ही हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे श्रीमती फ्रैंकलिन डी रूजवे। ठीक है, ऑप्शन डी। इसके बाद अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का पद सृजित किया गया था। तो ये जो पद सृजित किया गया था वो किया गया था दोस्तों 20 दिसंबर 1993 के अंदर। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट के लिए अनुरोध कर सकते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों यस, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच की रिपोर्ट की प्रति किसे उपलब्ध करा सकते हैं? तो इसमें जो है वो जांच की प्रति है वो अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को और संबंधित सरकार या प्राधिकारी को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशें सहित संबंधित सरकार को या प्राधिकारी को भेजेगा, जिस पर टीका टिप्पणी करके कितने दिन में संबंधित सरकार या प्राधिकारी रिपोर्ट आयोग को वापस कर सकेगा? तो इसमें जो है दोस्तों वो 1 माह के अंदर रिपोर्ट को वापस कर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार है या नहीं? आपको बताना है। तो ये है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष के बारे में हमने आपको बताया था कि उच्च न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों? तो वो उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, लेकिन उसमें जो उच्च स्तरीय समिति बनाई जाती है उसके आधार पर नियुक्त किए जाते हैं। अगला है, मानवाधिकार आयोग के कार्यों एवं उद्देश्यों का उपबंध है मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम में कौन सी धारा के अंतर्गत है दोस्तों? तो वो है धारा 12 के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, आयोग का शक्तियों में कौन सी शक्ति शामिल नहीं है?
तो ऑप्शन है पहला, किसी व्यक्ति के साक्ष्य के लिए समन करना, ये भी एक शक्ति है। अगला है दस्तावेज को प्रस्तुत करने का, साक्ष्य के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति, और किसी अपराधी को गिरफ्तार करने के आदेश कर देने की शक्ति। तो दोस्तों ये नहीं है, तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जांच पूरी हो जाने पर आयोग द्वारा उठाए गए कदम उपबंधित हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत? तो दोस्तों ये है धारा 18 में। नेक्स्ट है मानवाधिकार विषयक घोषणा पत्रों में प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दोस्तों 1945 के अंदर की गई थी। आयोग द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 10 दिसंबर 1948 के अंदर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो इसमें जो है अनुच्छेद है वो 30 अनुच्छेद है कुल। नेक्स्ट है, दासता एवं दास व्यापार के सभी रूपों को निषिद्ध किया गया है मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद में। कौन से अनुच्छेद में जो है घोषित किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 4 के अंदर। अगला है, मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 9 में उपबंधित है। तो अनुच्छेद 9 में उपबंधित क्या है? तो वो है, किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंद या देश निष्कासन नहीं किया जा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है 124, इसमें पूछा गया है, किसी भी व्यक्ति को अपनी एकांतता में हस्तक्षेप के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्राप्त है। ये उपबंधित है मानवाधिकार घोषणा पत्र के कौन से अनुच्छेद में? ये है 12 अनुच्छेद के अंतर्गत। अगला है, मानवाधिकार घोषणा पत्र में किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है? तो ये है दोस्तों वो अनुच्छेद 20(1) के अंतर्गत। अगला है, मानवाधिकार घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम व अवकाश का अधिकार है? तो ये है दोस्तों वो है अनुच्छेद 24 के अंदर। अगला है, शिक्षा का अधिकार प्रावधानित है कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये है मानवाधिकार के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 26(1) के अंतर्गत। मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों वो की गई 1964 के अंदर। नेक्स्ट है, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की संविदा को महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो वो किया गया था दोस्तों 16 सितंबर 1966 के अंदर। अभियुक्त बालकों को, वयस्कों को अलग रखा जाएगा। ये उपबंध सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के अनुच्छेद में है। तो ये दोस्तों है वो अनुच्छेद 10(2) में। अगला है, मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई सन कौन से में? सन 1994 के अंदर। मानवाधिकार उच्चायुक्त का कार्यालय है, ये दोस्तों है वो है जेनेवा के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है दोस्तों, मानवाधिकारों को क्रियान्वित एवं संरक्षण के लिए मानवाधिकारों का यूरोपीय न्यायालय प्रभाव में आया। कब आया दोस्तों? तो ये आया 5 जनवरी 1958 के अंदर। नेक्स्ट है, क्या पशु वध को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो यस, यानी हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानवाधिकार न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है कहाँ दिया गया है? तो ये प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 30 धारा के अंतर्गत। अगला है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों ये है धारा 22(1) के अंतर्गत। अगला है, अभ्यवेदन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो ये है निरुद्ध व्यक्ति को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निवारक निरोध की शक्ति कार्यपालिका अधिकारी को किस आधार पर प्राप्त की गई है? तो ये है दोस्तों आत्मनिष्ठ समाधान पर। अगला है, निवारक शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम है? तो इसका जो विलोम होगा दोस्तों वो दंडात्मक शब्द का। अगला है, निम्नलिखित में से किस दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों का निर्बंधित अथवा निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी प्रतिरक्षा सेनाओं के सदस्यों के संबंध में जनसेवा सेना विधि दो लागू हो और संविधान में संशोधन हो। तो ये तीनों ही इसके करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विशिष्ट विधियों अवैध एवं असंवैधानिक होंगी जो संविधान का भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को किसी भी भांति कम करती या छीनती होंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों अनुच्छेद 13 होगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को अब अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित करने की शक्तियां नहीं है। तो दोस्तों ये जो है वो अनुच्छेद 359 के अंतर ये स्पष्ट किया गया है। अगला है भारतीय संविधान में भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार में किसके विरुद्ध गारंटी दिए गए हैं विरुद्ध गारंटी दिए गए हैं। तो वो दोस्तों दिए गए हैं राज्य शक्ति के विरुद्ध। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद का संरक्षण नागरिक एवं अनागरिक दोनों को प्राप्त है। तो ये है अनुच्छेद 14 को। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन डी यानी सभी यानी कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, दोहरे दंड में संरक्षण और आत्म अभिशंसा संसन में संरक्षण। अगला है आज मानवाधिकार विधि शास्त्र एवं भारतीय संविधान का आवश्यक अंग बन गया है, ये किसका कथन है। तो दोस्तों ये जो कथन है वो न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर का है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मानवाधिकार के अनेक अधिकारों को समाहित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 21 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है बताना है। तो शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है मानव जाति का अधिकार जो समुचित न्याय एवं मानवीय गरिमा के साथ मिले जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त हो सके। 49 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सत्य कथन चुनिए। तो देखिए ऑप्शन ए है मानवाधिकार शब्द की उत्पत्ति विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों एवं अभिसमयों से हुई थी। तो ये बिल्कुल सही है। मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानव को जाति के विकास के लिए मूलभूत हैं तथा वे मानव केवल इस आधार पर मिलने चाहिए कि वे मानव हैं। तो ये भी सही है। मानवाधिकार का शाब्दिक अर्थ है मानव जाति को अधिकार जो समुचित न्याय एवं मानवीय गरिमा के साथ मिले जिसे विधि का संरक्षण प्राप्त हो। तो ये भी सही है यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी सभी कथन सत्य हैं। अगला है संयुक्त महासभा में मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की गई। तो ये दोस्तों की गई थी वो ऑप्शन होगा इसका 1948 के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला है मानवाधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार का होना अति आवश्यक है। तो इसमें आप देखिएगा ऑप्शन है पहला राजनीतिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक पर्यावरण एवं विकासात्मक अधिकार। तो ये तीनों ही तरह के अधिकार होने चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मानवाधिकार से कौन से अधिकार अभिप्रेत हैं जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हैं। तो इसमें देखिएगा प्राण और स्वतंत्रता एवं समानता के व्यक्ति की गरिमा के। तो यानी ये तीनों ही अधिकार अभिप्रेत हैं संविधान में जो कि प्रत्याभूत किए गए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 50+ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया जो कि बहुत भी महत्वपूर्ण थे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से। और आज हमने ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जन सूचना का अधिकार 2005 यानी RTI एक्ट के बारे में, और उससे भी रिलेटेड समथिंग 50 या 100 क्वेश्चन हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों आपको हमारे ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो लिंक दिया है प्लेलिस्ट का उस पर क्लिक करके आप हमारे पुराने सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।